आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव नेक्स्ट जेएस क्वार्टर टू एमसीक्यूज के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड आउट की थी जिसमें मैंने आपको कुछ डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज बताए थे नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड। उस पर आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं आपको और भी एमसीक्यूज बताऊं इस चीज से रिलेटेड। मैंने ओवरऑल कंडक्शन ये की कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लानी चाहिए जिसमें आपको बताए गए ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं कवर करूं एंड आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बिठा दूँ आपकी चीज़ों से रिलेटेड जो अब तक मैं आपको पढ़ाती आई हूँ। क्योंकि क्या है कि इस टेस्ट के अंदर अगर आपने अच्छे से अपना नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर कंप्लीट किया, अपने हैकाथॉन, अपने माइलस्टोन्स बनाए हैं, तो आपके लिए इस टेस्ट को एज करना आसान है। बट आपको एक बार एक क्विकली गो थ्रू चाहिए होगा कि जिसके थ्रू आप आसानी से अपना पूरा क्वार्टर रिवाइज कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी आज जो हमने इस क्वार्टर में पढ़ी हैं, हमने इस क्वार्टर में गेन की हैं, ताकि हमारा जितना कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से रिपीटिशन की तरफ आ जाइए। कोई रटी रटाई एमसीक्यूज की वीडियो नहीं है, इसके अंदर वो वाले सारे कॉन्सेप्ट शामिल हैं जो कि अब तक हम पढ़ते आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम यहाँ पर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तो क्वार्टर थ्री भी पढ़ा रही हूँ। क्वार्टर थ्री भी पढ़ाना शुरू कर दिया है मैंने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि एटलीस्ट वो वाला क्वार्टर तो मिस नहीं करो। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ एंड मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यूज बताती हूँ। मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल एमसीक्यूज रखे हैं यहाँ पर, तो एक एक करके क्वेश्चंस बताती हूँ और एक एक कर कर उनके आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहला सवाल है कि नेक्स्ट जेएस किस फ्रेमवर्क पर बेस करता है। तो नेक्स्ट जेएस हमारे पास रिएक्ट के ऊपर बेस करता है। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज के जो है ना वो ऑप्शंस पे गिवन है, लेकिन मैं ऑप्शंस बता के वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगी, हम टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आसानी रहे। ऑप्शंस जो है वो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख कर रखे ताकि इन केस अगर कोई ऑप्शन आता है तो आपको पता तो हो कि एटलीस्ट इसमें से कौन सी चीज जो है वो हमने चूज करनी है। तो रिएक्ट के ऊपर नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क हमारे पास बेस करता है। नेक्स्ट जेएस को किस कंपनी में डेवलप किया गया था? फेसबुक, गूगल, वर्सल या माइक्रोसॉफ्ट? तो नेक्स्ट जेएस जो है वो वर्सल का यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। वैसे भी अगर आप कहीं नेक्स्ट जेएस के इंटरव्यू या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस लोगे तो उसमें ये सवाल आपसे लाजमी किया जाता है कि नेक्स्ट जेएस जो है वो किस कंपनी ने डेवलप किया था। क्या नेक्स्ट जेएस एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है? तो जी हाँ, बिल्कुल, नेक्स्ट जेएस जो है वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट जेएस प्राइमली किस लिए यूज किया जाता है? इसमें हम सर्वर साइड रेंडरिंग के एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, स्टेटिक होते हैं। दोनों चीजों का ख्याल रखना, अगर वो स्टेटिक डायनामिक का ऑप्शन देता है तो स्टेटिक चूज करना, और अगर वो यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग या सर्वर साइड रेंडरिंग पूछता है तो आपने सर्वर साइड रेंडरिंग को चूज करना है। एक और चीज, अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करता है तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट चीज का फ्रंट एंड या बैक एंड फ्रेमवर्क होता है? तो मतलब नेक्स्ट चीज जो है वो क्या क्या फ्रंट एंड पे ही सिर्फ काम करता है या वो बैक एंड पे भी काम करता है? तो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है जो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे काम करता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हैं क्योंकि मैंने लेवल वाइज टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। अब थोड़ी बात करते हैं राउटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट चीज की राउटिंग किस तरह काम करती है? ये बेसिकली फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। हम इसको एपीआई बेस्ड राउटिंग करा सकते हैं, हम इसको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में भी करा सकते हैं, लेकिन एपीआई बड़ी कम प्रोवाइड की जाती है ना। तो अगर एपीआई बेस्ड राउटिंग और फाइल बेस्ड राउटिंग हो तो उन दोनों में से आपने फाइल बेस्ड राउटिंग को चूज करना है, उसको सुपीरियर रखना है। अदरवाइज आप एपीआई बेस्ड राउटिंग को भी चूज कर सकते हैं। देन कहते हैं नेक्स्ट चीज के डायनामिक राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है? तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, आईडी के अंदर जो है वो इसकी कंपाइलेशन हमारे पास की जाती है। फिर कहता है कि अगर मैं पेजेस में एक अबाउट डॉट जेएस बनाऊं तो ये रूट जो है वो किसको ये राउट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये अबाउट के राउट को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास पेजेस सेक्शन में क्या है, एक अबाउट का पेज है। इसी तरीके से अब अगर अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट या कोई और चीज लिखी हो, प्रोडक्ट्स वगैरह, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना है। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स किस टाइप की रेंडरिंग का मेथड होता है? तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग में यूज किया जाता है ना, हमने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इनको यूज किया है। क्या
नेक्स्ट-जेएस में भी नेस्टेड राउट पॉसिबल है, तो हाँ, नेक्स्ट-जेएस के अंदर आप नेस्टेड राउट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब हम प्री रेंडरिंग एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, तो नेक्स्ट-जेएस स्टैटिक पेज कैसे जनरेट करता है, वो हमारे पास स्टैटिक साइट जनरेशन होती है। एक्चुअली आपको माइलस्टोन 4 कराना चाहिए था ताकि अच्छे से हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अच्छे तरीके से क्लियर्ड हो। अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगर क्वार्टर 3 थोड़ी देर से शुरू होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि माइलस्टोन पोर्ट जो कि अब ऑप्शनल हो गया है, उसमें मैं आपको ये वाला काम ज़रूर कराऊँ ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर्ड हो। चाहे हम फॉर्म में अपलोड नहीं करें, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए एटलीस्ट हमें ये चीज़ पता हो। देन पूछता है कि गेट स्टार्टेड प्रॉप कब रन होता है? वो बिल्ड टाइम पे रन होता है। जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा होता है, यानी कि जब हम उसको सर्वर पे चला रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पे बैकएंड के ऊपर बिल्ड टाइम पे रन कर रहा होता है। देन 13 क्वेश्चन है कि एपीआई से डायनामिकली डेटा लेने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन बेस्ट होता है? तो हम यहाँ पे गेट स्टेटेड प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। आपने भी अपने ज़्यादातर प्रोग्राम्स में इस चीज़ का यूज़ किया है, जिसमें हम डायनामिकली अपने डेटा को कंसीडर करते हैं। जब हम गेट स्टेटेड पाथ की बात करते हैं, तो वो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? वो डायनामिक राउटिंग के लिए यूज़ होता है। जितने भी बच्चे मेरे पास ज़ूम क्लासेस में पढ़ते हैं, हमने जितना अपना एक्स्ट्रा एक प्रोजेक्ट क्रिएट आउट किया था, जिसको हमने सोचा था कि हम अपने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में जमा कराएँगे, उसमें हमने ये गेट स्टैटिक पाथ वाला काम कंसीडर किया था। तो आप सब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी। क्या गेट स्टैटिक प्रॉप फ्रंट एंड पे यूज़ होता है? नहीं, ये हमारे पास बैक एंड पे यूज़ होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ये बिल्ट इन के टाइम जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। अब हमने एपीआईज़ पढ़े हैं, तो एपीआई से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है। एक बार जल्दी से लाइक कर दें मेरे वीडियो को, और अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप भी जॉइन नहीं किया तो वो भी जल्दी से जॉइन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं शेयर करती हूँ अपने फेसबुक के ग्रुप में, वो भी आपको जो है वो आसानी से मिल जाए। आप मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप के अंदर ऐड है, बट डिस्क्रिप्शन में जो फेसबुक ग्रुप दिया हुआ है वो उस ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है, तो मेक श्योर कीजिए कि एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। बैक टू द वीडियो चलते हैं, एपीआई राउटिंग एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एपीआई राउट्स किस फ़ोल्डर में लिखते हैं? तो वो हम कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर में लिखते हैं, पेज एपीआई के फ़ोल्डर में लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? देखिए, आपने ऐप में सोर्स में जो है वो पेजेस बनाने होते हैं, और उस पेजेस में आपने क्या बनाना होता है? एपीआई बनाना होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शंस लिखे हैं कि हम कंपोनेंट में बनाते हैं उसको, या फिर हम पेजेस एपीआई में बनाते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप जो है सोर्स में, पेजेस में, एपीआई में इसको बनाते हैं? तो अगर यहाँ पे सोर्स पेजेस एपीआई हो तो वो वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, वरना पेजेस एपीआई को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन 17 क्वेश्चन है कि एपीआई राउट फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? तो एपीआई राउट्स जो होती हैं वो हम ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। आपने भी अपने पास टीएस की फाइल्स बनाई हैं एपीआई के अंदर अभी सारी, तो वो सबका किस पे बेस करती हैं? जावास्क्रिप्ट फंक्शन पे बेस करती हैं। एपीआई राउट्स किस एचटीटीपी मेथड को हैंडल कर सकते हैं? गेट, पोस्ट, डिलीट, पुश, ये वाले जितने मेथड्स होते हैं हमारे पास, इन सबको जो है वो यहाँ पर एपीआई राउट्स हैंडल कर सकते हैं। देन पूछता है कि नेक्स्ट.जेएस में एपीआई राउट्स को मिडलवेयर से सिक्योर कर किया जा सकता है? तो हाँ, हम इसको इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, अगर टाइम कभी मुझे मिला अपनी पाइथन क्लासेस के अंदर, जो कि मैंने अभी शुरू करवाई हुई है क्वार्टर 3 के लिए, तो उसमें अगर कहीं पे मौका मिला तो किसी एक दिन हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे अपनी ज़ूम क्लास के अंदर कि कैसे हम इसको कंपाइल करते हैं। देन 20 क्वेश्चन है कि एपीआई राउट से जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए हमें सही कौन सा टेक्स्ट, जो हमारा सिंटैक्स है वो लिखना होता है? तो यहाँ पे रेस्ट डॉट जेसन मैसेज हेलो इसका करेक्ट आंसर है। रेस्ट डॉट सेंड हम नहीं लिखते। हम आपने अपने प्रोग्राम्स में भी ज्यादातर जेसन के वर्ड का यूज किया होगा रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए, तो आपने उससे इस चीज को याद रखना है। अब थोड़ी बात टेलमेंट सीएसएस की कर ली जाए, ताकि स्टाइलिंग और ऑप्टिमाइजेशन पे भी हम काम कर लें। नेक्स्ट चीज की बिल्डिंग सीएसएस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी कौन सी होती है? स्टाइल डॉट जेएसएस। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम टेलविंड का यूज़ करते हैं, तो वो भी स्टाइल हाइफन जेएसएस पे बेस करती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमेशा कैपिटल वाला इमेज यूज़ किया जाता है टेलविंड सीएसएस के अंदर। जो स्मॉल वाला इमेज होता है, एक्चुअली मैं भी स्मॉल वाला इमेज समटाइम्स यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर मैं इम्पोर्ट नहीं कराती ना इमेज को अपने नेक्स्ट के अंदर। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमने कैपिटलाइज इमेज का यूज़ करना होता है। सीएसएस मॉड्यूल का एक्सटेंशन
क्या होता है डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए नेक्स्ट.जेएस में कौन-सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है? हाइड का कंपोनेंट उसके अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है। टेलमेंट केसेस नेक्स्ट.जेएस के साथ यूज़ हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, हमने उसके साथ में यूटिलाइज़ किया है। अब थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, ये क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होंगे, वो आपकी ऑथेंटिकेशंस वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आपके सर के ऊपर से भी चले जाएँ, बट फिर भी स्टिल इसका कॉन्सेप्ट आप कंसीडर कर लीजिएगा। नेक्स्ट.जेएस मिडलवेयर का यूज़ किस लिए किया जाता है? हम नेक्स्ट.जेएस मिडलवेयर का यूज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं, अपने वेबसाइट की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। इसी तरीके से इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन का हमारे पास क्या बेनिफिट होता है? स्टैटिक पेजेस बिना रीबिल्ड के हमारे पास इसमें अपडेट हो जाते हैं। अब ये आपने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग एनपीएम रन बिल्ड करते हैं जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स अक्सर खराब भी कर लेते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर यूटिलाइज़ होती है। अगेन मेरे पास जो सवाल है वो इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन के लिए रिवैलिडेट का क्या रोल होता है? हम किसी भी स्पेसिफिक पेज को स्पेसिफिक टाइम के बाद रीजनरेट करा सकते हैं, तो इसके लिए हम इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन का यूज़ करते हैं। हाइफन ए ऐप डॉट जेएस किस लिए यूज़ होता है? ग्लोबल स्टाइल्स और लेआउट के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अक्सर ग्लोबल सीएसएस का एक एरर हमने देखा है अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर अपने ग्लोबल सीएसएस को इम्पोर्ट करना होता है, तो इसलिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट डॉट जेएस किस लिए यूज़ किया जाता है? इसमें हम अपने एचटीएमएल स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करते हैं। डिप्लॉयमेंट के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करें तो नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन कौन सी सर्विस के एप्लीकेशन को कौन सी सर्विस बेस्ट होस्ट करती है? वर्सल, फायरबेस या नेटलिफाई। तो वर्सल और नेटलिफाई में से भी मेरा अपना ख्याल है कि नेटलिफाई विल बी अ बेटर ओपिनियन, लेकिन अगर हम अराउंड द ग्लोब देखें तो वर्सल का यूटिलाइजेशन ज़्यादा किया जाता है, लोग वर्सल से फ़ैमिलियर भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे वर्सल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट.जेएस को स्टैटिक और डायनामिक होस्टिंग दोनों पे डिप्लॉय कर सकते हैं, तो हाँ, आप दोनों पे डिप्लॉय कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं आता। नेक्स्ट.जेएस को एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा पे डिप्लॉय किया जा सकता है, तो हाँ, वहाँ पे भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो अगर आप एपीआई का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट एक्सपोर्ट का क्या काम है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो ये हमारे पास स्टैटिक एचटीएमएल और एसएस को जनरेट करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट.जेएस का बेस्ट डिप्लॉयमेंट प्लेटफ़ॉर्म क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्सल, नेटलिफाई, एडब्ल्यूएस इन सभी पे आप जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब थोड़ी-सी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंपाइलेशन में अपनी परफॉर्मेंस भी देखते हैं वेबसाइट की। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी-सी ही है, बस अगर आपने सब्सक्राइब किया तो इस तरीके की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मैं अच्छी तरीके से कोशिश करती हूँ कि विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आपके लिए ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ कम टाइम में, तो आप वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि आपको आसानी से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट अप हो जाएँ। अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट.जेएस ऑटोमैटिक कोड स्प्लिटिंग की वजह से करता है, क्यों? इसलिए ताकि हमारा जो कोड है वो क्या हो, वो इम्प्रूव हो। अब देखो हम उसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन ना मैंने वहाँ से सोच के इसमें इम्प्लीमेंट किया है कि हम डिफरेंट डिफ बनाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा काम भी ज़रा क्लीन लुक रहता है और हमें पता भी चलता है कि हाँ, परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। हमने अपना स्पेसिफिक मेन डिव एक क्रिएट किया होता है, फिर उसमें हमने सब डिव बनाए होते हैं। अगर मैं वो ना बनाऊँ और मैं एक ही साथ सारी चीज़ें बनाने लग जाऊँ या बीच में कहीं कमेंट्स नहीं दूँ, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो जितना अच्छा कोड स्प्लिटिंग रहेगा उतना ही अच्छा आपका प्रोग्राम रहेगा। लेज़ी लोड इमेज के लिए कौन-सा नेक्स्ट.जेएस फीचर यूज़ होता है? तो इमेज कंपोनेंट का यूज़ जो है वो किया जाता है, जिसमें हम एसईओ की एक प्रॉपर्टी लेडी लेज़ी लोड का यूज़ करते हैं। इसके अंदर सैमरश लेडी के नाम से अगर आप सर्वर पे भी जाओ तो एक अदर जो है वो हमारे पास प्लगइन यूज़ होता है, जो कि आपका काम आसान करता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम पाउंड्स वगैरह भी दे सकते हैं, तो इसमें हमारे पास 38 क्वेश्चन है कि बिल्ट इन पाउंड के को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? हम नेक्स्ट पाउंड का यूज़ करते हैं। आप में से काफ़ी लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर पाउंड्स वगैरह को कंसीडर करते हैं, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन-सा हुक क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग करने के लिए यूज़ होता है? तो यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं। अच्छा चलो एक काम करो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूज़ स्टेट का हुक क्यों यूज़ करते हैं? और यूज़ इफेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट साइड डेटा फेच करने के लिए यूज़ करते हैं। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूज़ स्टेट का हुक क्यों यूज़ करते हैं? मैंने ये सवाल मिस कर दिया इसके अंदर से।
अगला क्वेश्चन है पेज लोडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? तो स्टैटिक साइट जनरेशन का यूज करते हैं ताकि हमारा पेज अच्छी तरीके से यूज हो। ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा पढ़ाने पे जोर दिया है सर अमीन ने, लेकिन बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, बट मैंने उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए कि चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो होगा, थोड़ी बहुत चीजें तो पता रहेंगी। तो यहाँ पे हम मिडलवेयर और ऑथेंटिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस नेक्स्ट वर्जन में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो V12 के अंदर हमारे पास यानी कि वर्जन 12 के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया गया था। मिडलवेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करता है। हम जब भी कोई प्रोग्राम चलाते हैं, हम जब भी कोई चीज़ जो है वो डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी रिक्वेस्ट मॉडिफाई होती है। तो कुछ छोटा सा कोई चेंज करती हूँ प्रोग्राम में और फिर जाके उसको चेक करती हूँ लोकल होस्ट पे, तो वो रिक्वेस्ट मॉडिफाई हो जाती है ना, तो इसके लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट चीज मिडलवेयर का डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है? रिक्वेस्ट से के स्टार्ट में हम जो है वो इसको यूटिलाइज कर देते हैं। जैसे आप लिखते हो ना इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन हैंडल करने के लिए नेक्स्ट जीएस में कौन सी लाइब्रेरी बेस्ट है? तो नेक्स्ट जीएस और डॉट जीएस का यूज हमेशा किया जाता है। नेक्स्ट जीएस और डॉट जीएस किस तरह के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को सपोर्ट करती है? तो गूगल, फेसबुक, गिटहब सबको जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंपाइल करती है, इसीलिए आप सब जगह अपने प्रोजेक्ट जो है वो शेयर कर सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो नेक्स्ट ईयर में ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करने का बेहतरीन तरीका है कि आप रिडक्स का यूज करें, कॉन्टैक्ट्स एपीआई का यूज करें, आप साथ में क्यूरीज का यूज करें, ताकि आपके पास यहाँ पे आसानी से आपकी स्टेट मैनेजमेंट हो जाए। सर्वर साइड डेटा को फेच करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी बेस्ट है? तो SWR का आप यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो एक्सॉस का यूज भी करते हैं, तो यहाँ पर आप उससे भी कंपाइल कर सकते हैं। 48 क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का क्या यूज होता है? तो वो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइज की जाती है। रिडक्स टूल किट नेक्स्ट के साथ काम करता है? तो हाँ, बिल्कुल काम करता है अगर आपको यूज करना आता हो। तो रिजेक्ट रिएक्ट को क्यूरी के किस लिए हमारे पास होती है? क्लाइंट साइड डेटा को फेच और कैच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। भी आपने अपने एपीआई में भी इसका यूटिलाइजेशन किया है। सिक्योरिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर्स में कोड्स का इशू रिजॉल्व करने के लिए हम क्या चीज करते हैं? हम इसके अंदर कस्टम एपीआई मिडलवेयर का यूज करते हैं। अभी आपने बैकएंड नहीं बनाया था ना, लेकिन जिन लोगों ने बैकएंड बनाया है तो उन्होंने यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन किया, तो ये एमसीक्यूज मैंने इसीलिए ऐड किए हैं। हमने वर्चुअल पे एनवायरमेंटल वेरिएबल की फाइल कहाँ पे स्टोर करवाई थी? डॉट env लोकल। मैंने दोनों चीजें आपको डे 7 के वीडियो में बताई थी कि env लोकल की आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो, और अगर मैनुअल लिखना चाहो तो मैनुअल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज में हेलमेट डॉट जेएस किससे यूज होता है? सिक्योरिटी हेडर साइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगी अटैक प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो CSRF टोकन्स होते हैं जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। ये वाले सवाल जो है ना वो डे 7 के वीडियो को कंपाइल करते हुए तो हमने उसको कंपाइल किया है। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने से पहले कौन सा सिक्योरिटी स्टेप आपके पास जरूरी होना चाहिए? आप जब एपीआई से काम कर रहे हो तो एपीआई के एंड पॉइंट सिक्योर हो। आपके सर ने कहा था कि सारी चीजें बिल्कुल सिक्योर करके आपने वर्चुअल पे रखनी है, और गिट पे env.local की फाइल नहीं डालनी। अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हमेशा अपने वर्चुअल पे हाइड करना है ताकि आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर बनी रहे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर अप्रोक्सीमेटली 55 क्वेश्चन देखे हैं उसामा की रिक्वेस्ट के ऊपर, जो कि मैंने ये वीडियो कंपाइल की है यहाँ पे, ताकि आप जो है वो इसको अच्छे से कंसीडर कर सको। और इन सारे सवालों को मैंने जो है वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बनाया है कि हमने अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हम इसके अंदर उनको कवर कर लें। बाकी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो कि आपको खुद से पता है, तो मैंने उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, वो आप खुद ही से कंपाइल कर लोगे। बट मैंने अपने एंड पे कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको कंपाइल करके बता सकूं, और ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो आपकी नॉलेज में मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काविश आपको मेरी पसंद आई होगी। और बहुत सारे लोग मेरे पाइथन क्लास के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं कि अब तक अप्रोक्सीमेटली 32 लेक्चर्स मैं पाइथन के प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ईच थर्सडे 9:30 to 10:30 Q3 पाइथन की मेरी क्लास होती है जूम पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक ग्रुप पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको जूम क्लास का लिंक एंड डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। फर्दर डेज के अंदर
और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी एमसीक्यू से रिलेटेड, जिसमें आप अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट गेन कर सकेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरी पाइथन की क्लासेस ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से पहले जल्दी से अपना जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर कर आइएगा, ताकि हम अच्छी तरीके से अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर अपनी फर्दर क्लासेस में डिस्कस कर सकें। एमसीक्यूज से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक ग्रुप पे कांटेक्ट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।